ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन। तो फिर मैं दो पार्टनर्स हम म्यूचुअली अगर एक प्रॉपर्टी ले रहे बिजनेस पर्पस के लिए, तो हम वो तो फिर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ही ट्रीट करेंगे, हम अपनी इंडिविजुअल नहीं डिपेंड करता है, मैं भी समझाता हूँ आपको पूरा ये। चलो अभी हम आज की क्लास तो स्टार्ट करते हैं पहले डिसोल्यूशन से। पेज नंबर 220 पे हमने डिसोल्यूशन स्टार्ट करना है, जो लास्ट क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था। बहुत इजी सा टॉपिक है, मैं जल्दी जल्दी इसको इजीली थियोरेटिकली आपको समझा के खत्म करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन शब्द का क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं वो डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली खत्म करना। कंप्लीटली खत्म करने का मतलब क्या होता है कि वो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, कभी भी था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, इस तरीके से। मतलब दो डेफिनेटली कभी था, बट आज से वो कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द फर्म। एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब है एंड, खत्म हो जाना। बाद में वो कभी भी लाइफ में रिवाइव नहीं हो सकता। सो जो यहाँ पर बहुत छोटी सी चीज समझाएंगे, जिसको बड़ा इन्होंने घुमा के लिखा है, बहुत ही छोटी सी चीज है, जिसको ये बोला डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, जब आपको पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स नेम बताया था। यहाँ डिफरेंस समझ आ गया क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 4 पार्टनर है आपस में फर्म चलाते हैं, इनमें से कोई भी एक पार्टनर अगर फर्म छोड़ के परमानेंटली हमेशा के लिए जा रहा है, तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ दैट पार्टनर विद अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो ऑफ दैट पार्टनर विद द होल फर्म। समझ आ गया? जब हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं उसमें आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो एग्जैक्टली टॉपिक है आज का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिससे नाम से समझ आ रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है जो XY ABCD एसोसिएट्स एक फर्म है, उस ABCD एसोसिएट्स फर्म को खत्म कर देना परमानेंटली, वो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता है, whereas डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है। आया समझ? ये था इस टॉपिक में लिखा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब मैं बात कर रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका मतलब है, मैं कहना चाह रहा हूँ जब कोई भी एक सिंगल पर्सन उसमें से छोड़ के जा रहा है, सिंगल या 2 या 3, जब कब कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक पार्टनर की डेथ हो जाए, by the expiry of the fixed term for which the partnership was formed, किसी समय दौरान, समय के लिए पार्टनरशिप बनी थी पार्टिकुलर एक पार्टनर के साथ, उस पार्टनर का टेन्योर पूरा हो गया, वो जा रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। ओके, नेक्स्ट सेकंड, by the completion of adventure, मतलब वेंचर, by the death of partner, insolvency, retirement of partner। समझ आया? अगर 4 है और 4 भी जा रहे हैं तो वो if there is a firm of 2 partner and one partner is insolvent or dead or retired, in that case it's not a dissolution of partnership, it's dissolution of partnership, it is dissolution of partnership firm because of dissolution of partnership। ये कॉमन सेंस की बात है, अगर 4 है 1 जा रहा है तो वो क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर 4 है, चारों ही इंसॉल्वेंट हो गए, 4 है 3 इंसॉल्वेंट हुए, पार्टनरशिप फॉर्म। सिंगल पर्सन कांट कंटिन्यू। एग्री? बताएं, कोई सवाल इसमें? आए पॉइंट समझ? सेक्शंस लर्न करना ना देखो, आई वुड से एग्जाम में थोड़े सेक्शंस आते हैं, बट अगर आप सेक्शंस लर्न करोगे बहुत ज़्यादा यूज चला जाएगा 1 या 2 नंबर के लिए, रादर देन आप अपना वो जो लेवल है पढ़ाई का या जो मेहनत है वो 98 मार्क्स पे लगाए। ठीक है, हाँ ये सेक्शंस नहीं आते ऐसे, जो सेक्शंस आते हैं मैं आपको खुद लिखवा रहा हूँ और मैं करवा रहा हूँ आपको, फिर भी 1-आधा% चांस रहता है कि कोई ऐसा भी सेक्शन आ गया, अगर उस केस में तो वो छोड़ना बेहतर रहता है। बट आज तक की हिस्ट्री में नहीं आया कभी, तो आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते यहाँ सेक्शन, बट हाँ नेक्स्ट लेवल पे आपको सेक्शन छोड़ने दें। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मीनिंग बताया आपको। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? जब डेथ ऑफ द फर्म हो जाती है, किस किस तरीके से होती है वो पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कितने तरीके से हो सकते हैं? पहला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म
In the following cases, there is a necessary breaking up of extension of the relationship between the partners of the firm and the closing of the business. फर्म का खत्म हो जाते कौन कौन से केस में? पहला बाय द म्यूचुअल अग्रीमेंट, मतलब क्या हुआ इसका? जब पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि फर्म को खत्म करते हैं. इजी, थोड़े से नोट्स बनाओ. आई अंडरस्टैंड ठंड बहुत है, फिर भी हाथ पैर चलाते रहो, ठीक है. दूसरा, बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स बट वन. इसका मतलब जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना, 4 में से 3 हो गए, 1 रह गया, ठीक है. तो इफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट 1 बिकम इंसॉल्वेंट, तो फर्म फिर भी क्या होगी? तो इसमें आप 10 पार्टनर करके 9 को इंसॉल्वेंट कर दो, 4 करके 3 को कर दो, या 2 में से 1 को कर दो, एक ही बात है, सब में रहा एक. बाय द बिजनेस बिकमिंग इलीगल, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग विद, मेरा काम था पाकिस्तान के लाहौर में राइस सप्लाई करने का, बट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दी और इशू की, और उन्होंने बोला टमाटर, राइस पे नहीं जाते, रियलिस्टिक पे आ जाते हैं थोड़ा. मेरा काम था टोमेटो सप्लाई करने का पाकिस्तान में. गवर्नमेंट की वॉर स्टार्ट हुई पाकिस्तान से, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, नोटिफिकेशन दी गवर्नमेंट ने दैट इंडियंस आर नॉट अलाउड टू सेंड टोमेटोज टू पाकिस्तान. गवर्नमेंट ने बोल दिया इफ यू विल डू इट इज अगेंस्ट द लॉ, और लॉ के अगेंस्ट हर एक चीज क्या है? आपका बिजनेस था, मेरा, आप 4 जनों के साथ, हम 5 जने मिलके पाकिस्तान में टोमेटो सप्लाई करते थे. हमारा बिजनेस क्या हो गया अभी? बिजनेस ही हमारा बिजनेस ही था पाकिस्तान में टोमेटो सप्लाई करने का. अब हमारा बिजनेस क्या हो गया? इलीगल. तो क्या वो फॉर्म कंटिन्यू रहेगी? ना. एग्जांपल लिख सकते हो आप यहाँ पर, छोटा सा एक अपना समझ के लिए, सप्लाइंग ऑफ टोमेटोज टू पाकिस्तान. फिर है आपका लास्ट टॉपिक आता है. मैं आपको एक बार पहले करवाया था कि जब पार्टनरशिप एट विल होती है तो वो खत्म कैसे होती है, याद होगा आपको क्लास में? कैसे होती है पार्टनरशिप एट विल? बाय गिविंग अ नोटिस बाय द वन पार्टनर, अदर्स एक्सेप्ट करें उसको. तो कौन से वाला ये? बाय गिविंग द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन. क्या मतलब वो इसका कौन सी वाली पार्टनरशिप की बात हो रही है यहाँ पर? विल की बात हो रही है ना. पर्टिकुलर में नीचे आएंगे, हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे उसमें. Where the partnership at will, the firm may dissolve by any time by giving a partner notice in writing of intention to dissolve the firm to all the other partners. The dissolution will take place from the date mentioned in the notice, or if date is not mentioned, from the date of communication of notice. ये मैंने बहुत डिटेल में आपको नोटिस वाला पॉइंट आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्लास में करवाया था मैं. क्लियर? एक पार्टनर बोल रहा है कि डिसॉल्व कर. हाँ, एक बोलो, 2 बोलो, कोई मिनिमम एक बोलेगा. पर तो तीनों अगर मान गए तो डिसॉल्व बहुत ही म्यूचुअल. अच्छा, वो तो फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया. देखो, एक ने नोटिस दिया, एक ने नोटिस दिया, तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस होगा या म्यूचुअल होगा? म्यूचुअल कब होगा? जब तीनों मिलके एक कागज पे साइन करें. समझो ना चीज को, डिफरेंस है थोड़ा, नहीं है समझ? पर अकेला तो कर, आप 4 जने पार्टनर हैं, अब चारों ने डिसाइड किया फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं. एक पेपर लिया आपने और चारों ने एक पेपर पे साइन कर दिया कि टुडे वी आर डिसॉल्विंग द फॉर्म. ये क्या है? आपको अकेले को प्रॉब्लम है, आपने कहा भाई मैं तो फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहती हूँ, नोटिस आपने दिया बाकी तीनों को, ये क्या है? बिकॉज ऑफ नोटिस हो. ठीक है, फिर मेरे देने से वो नहीं. हाँ होएगा. अगर वो 3 नहीं मानेंगे, वो 3 नहीं मानेंगे तो वो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा. मान गए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन तो पक्का हो. फिर से बता सकता हूँ अगर समझ नहीं आया तो. आ गया? चलिए आगे. अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म थ्रू द कोर्ट. देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप एट विल का डिसोल्यूशन मैं आपको बता चुका था, नोटिस देके होता है, बट कभी भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप का हमने डिस्कस नहीं किया. दो आई डिस्कस व्हाइल आई वाज टीचिंग यू पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उस टाइम पे बताया था. फिर भी क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है किसी वेंचर के लिए, इवेंट के लिए, टाइम के लिए, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक नोटिस कोर्ट से लाना पड़ेगा. कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि एक समय, एक टेन्योर डिसाइडेड था, उस टेन्योर को बीच में तोड़ रहे हो आप, तो कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है. लिखे, देखिए, अनलाइक द पार्टनरशिप एट विल, द पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, माने पार्टिकुलर, कैनॉट बी डिसॉल्व बाय द
नोटिस, वो नोटिस से डिसॉल्व नहीं हो सकती। एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है ये कि वेदर कैन अ पार्टनरशिप फॉर्म, ऐसा आ सकता है कि पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर कैन बी डिसॉल्व्ड बाय, पहला ऑप्शन बाय नोटिस, बाय कोर्ट, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड बाय बाय बिजनेस बिकमिंग इलीगल, विच अमंग इज करेक्ट। ठीक है, तो किससे हो सकती है? खाली कोर्ट से हो सकती है। बिजनेस इलीगल होगा तो भी होगी, बट मैंने एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया वैसे आपको। कोई भी पार्टनरशिप, तो फिर कौन सा करना है? कोर्ट ए एंड बी बोथ, ऐसा भी आएगा फिर साथ में। समझ आया? ये कहने का मतलब है इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। आगे सेक्शन 44, कोर्ट कब कब ऑर्डर देगा? क्या कोर्ट हमेशा ऑर्डर देगा? कोर्ट कब कब देगा? पहला, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड, मतलब आप और मैं दो पार्टनर हैं और आप अनसाउंड माइंड हो जाते हो, मैं हो नहीं सकता क्योंकि कोर्स पूरा करवाना है आपका। ठीक है, अगर दो में से एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए तो एक बचा हुआ पार्टनर क्या कह सकता है? सर इस रिलेशनशिप को खत्म करो। ये सब में वेदर इट्स हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, तो डाइवोर्स का भी बेस होता है कि वन, अगर एक को डिक्लेयर कर दिया जाए कि पागल है तो वो डाइवोर्स का एक बेस है कि इजीली मिल सकता है आपको। फॉर्म का भी एक रिलेशनशिप है, पार्टनर्स का भी एक रिलेशनशिप है, कंपनी में डायरेक्टर्स का भी एक रिलेशनशिप है। तो किसी भी रिलेशनशिप में अगर ये दिखा दिया जाए, इट कुड बी नेचुरल में नहीं, ठीक है, जो यहाँ आके बनते हैं नेचुरल में नहीं, माँ बाप वाले या भाई बहन वाले में नहीं हो सकता, नेचुरल में नहीं, जो आपने बनाया उन रिलेशनशिप में, इट कुड बी हस्बैंड वाइफ, इट कुड बी पार्टनरशिप, इट कुड बी कंपनी, इट कुड बी एलएलपी और एनी अदर रिलेशनशिप, उसमें आप अगर डिक्लेयर करते हो कि एक पर्सन अनसाउंड माइंड है तो आपको उससे छुटकारा मिल सकता है, एंड सो इज हियर। क्लियर? दूसरा, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टनर। परमानेंट इनकैपेसिटी मतलब सर वो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो गया, पैरालिसिस हो गया पूरी बॉडी के लिए, कोमा में चला गया, ठीक है, तो उस केस में वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो सर मुझे इस फर्म से छुड़वा दीजिए। तीसरा, पार्टनर इज परफॉर्मिंग मिसकंडक्ट, वो बार बार मिसकंडक्ट करता है बिजनेस में और जिसकी वजह से बिजनेस ठीक से नहीं हो पाता, परसिस्टेंसी डिसरिगार्ड कर रहा है वो। दो पॉइंट है ना, सी एंड डी, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं वैसे। व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट समझ गए, वो फर्म के पैसे से स्पेकुलेशन करता है, गैम्बलिंग समझते हो? गैम्बलिंग क्या होता है? सट्टा लगाना काइंड ऑफ, ठीक है, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, या सीक्रेट प्रॉफिट्स कमा रहा है, झूठ बोलना, ये सारे काम कर रहा है, तो ये क्या है? आपका मिसकंडक्ट ऑफ द फर्म। तो आपको अगर आप प्रूव कर देते हो कोर्ट के अंदर कि सर ये मिसकंडक्ट किया है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, खत्म हो सकता है। दूसरा, परसिस्टेंट डिसरिगार्ड ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय पार्टनर। परसिस्टेंट डिसरिगार्ड मतलब सर जानबूझ के अग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है और वो जानबूझ के उस चीज को फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या है? परसिस्टेंट डिसरिगार्ड ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स अग्रीमेंट। तब भी क्या हो सकता है? आप अपना कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हो। ई पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और शेयर बाय द पार्टनर। सर मेरे बिना मर्जी के, अच्छा टेल मी वेदर इफ यू वांट टू एडमिट एनी न्यू पर्सन, आपको नया आदमी एडमिट करने के लिए बाकी पार्टनर्स की मेजॉरिटी की चाहिए या ऑल की चाहिए परमिशन? ऑल। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और शेयर बाय द पार्टनर, आप नए आदमी को ऐड करते हो बिना मेरी मर्जी के, तो क्या आप कोर्ट से छुड़वा सकते हो? लॉ तोड़ दी ना आपने, समझ आया? इसको इजी लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट द परमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट? हाँ, इधर बताओ जल्दी से, समझ आया? समझ आया? लास्ट आ गया? अगर आप ये ना थोड़े से टॉपिक रिलेटेड है लास्ट की क्लासेस से, जहाँ हमने किया हुआ कि एडमिशन के लिए मेजॉरिटी की नहीं ऑल की, और मैंने कहा था वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ऑल की परमिशन की जरूरत है। तो अगर ऑल नहीं मिलेंगे, आपने फिर भी नया एडमिशन ले लिया, तो वो एडमिशन हो भी गया तो वो क्या है? फॉर्म अब आज से
काम करने लायक, मैं छुड़वा सकता हूँ अपना, आई कैन गेट इट डिसॉल्व बाय द कोर्ट। देन बिजनेस वर्किंग एट लॉसेस, सर हम जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्या चल रहा है, लॉसेस पे, सालों हो गए लॉसेस हुए जा रहे हैं, इससे मैं निकलूंगा बाहर तो कुछ और काम, तो ये तो आपसे बट मान नहीं रहे आप, समझे? म्यूचुअल से हो जाए तो मुझे कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट आप मान ही नहीं रहे हो, आप नहीं मान रहे हो, आप कहते हो नहीं प्रॉफिट आएगा और मैं कहता हूँ नहीं आएगा, तो क्या करें आप लोग? क्लियर? फिर से बताऊं एक बार, कंटिन्यूअस लॉसेस आ गया समझ? अगला टॉपिक, एनी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब कोर्ट को जिस चीज पे न्याय लगे, कोर्ट को ठीक लगे, जस्ट एंड इक्विटेबल समझते हो? न्याय के आधार, कोर्ट को ठीक लग रहा है कर दो कर दो। आया समझ? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हेन अ फर्म कैन बी डिसॉल्व, कौन से पॉइंट्स है इसमें फर्म डिसॉल्व हो सकती है? पहला म्यूचुअल अग्रीमेंट, दूसरा इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर ऑल एक्सेप्ट, सारे हो जाए तो भी चलेगा, एक ही बात हुई ना, ना ना ना, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट का मतलब फर्म तो इंसॉल्वेंट हुई है, जरूरी है? नॉट ऑलवेज नेसेसरी, पर्सनल कैपेसिटी है पार्टनर की, वो उसमें हो सकता है, फर्म में भी पैसा हो सकता है, बट इफ फर्म इज डिसॉल्व तो वो पार्टनर्स पे इफेक्ट कर सकती है, बट इफ पार्टनर इज पर्सनली डिसॉल्व तो फर्म पे जरूरी नहीं इफेक्ट हो, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी उधर कंटिन्यू हो सकती है, आपकी लायबिलिटी फर्म में नहीं जा सकती। आया समझ? आप अपने घर पे टीवी लेके आए, आपने पैसा नहीं दिया, क्या फर्म से लिया जा सकता है? आप अपने घर पे टीवी लेके आए, आपने पैसा नहीं दिया, आपने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं इंसॉल्वेंट हूं, क्या वो पैसा फर्म से रिकवर हो सकता है? और भी तो पार्टनर है, बट आप फर्म एक टीवी लेके आए, फर्म कहती है मैं इंसॉल्वेंट हूं, तो क्या वो पैसा आपसे रिकवर हो सकता है? तो डोंट ट्रीट इट वाइस वर्सा, उल्टा नहीं है वो, समझ आया पॉइंट में क्या कह रहा हूं? उल्टा नहीं है वो, एक ही साइड रखना उसको। ओके, सो कब कब हो सकता है फॉर्म डिसॉल्व? जल्दी से एक बार, म्यूचुअल, इंसॉल्वेंसी, इलीगल, एंड द लास्ट इज नोटिस इन केस ऑफ विल। फिर आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए कौन कौन से पॉइंट्स है, कैसे हो सकता है? पहला, अनसाउंड माइंड, इनकैपेसिटी एंड मिसकंडक्ट, शॉर्ट में पॉइंट लिख सकते हो, ये जो मैंने बोले आपको याद रहेंगे आपको। पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा इनकैपेसिटी, तीसरा मिसकंडक्ट, चौथा डिसरिगार्ड ऑफ अग्रीमेंट, पांचवा एडमिशन, छठा लॉसेस एंड लास्ट जस्टिफिकेशन। याद हो जाएगा? चलो आगे चलते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन? इजी सी चीज है, छोटी सी बात ये कह रहे हैं, डिसोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है? सर बहुत फर्क पड़ता है। कैसे? डिसोल्यूशन होने के बाद में मैंने कहा डेथ ऑफ द फर्म, तो सर आज आपने डिसोल्यूशन कर लिया, म्यूचुअल अग्रीमेंट से करोड़ों का पैसा देना था इस फर्म में, आपने कहा डेथ हो गई है फर्म की, अब कौन सा पैसा? बट सर वो डेथ हुई है फर्म की कि आज से बिजनेस नहीं करेगी, बट जो पैसा बकाया है वो आपको देना पड़ेगा। फर्म की डेथ हो गई ना, तो कोई बात नहीं, फर्म नहीं देगी पैसा, आप आ जाओ, बिकॉज मैंने अभी आपको समझाया पार्टनरशिप फर्म का पैसा कैरी फॉरवर्ड पार्टनर्स के हेड पे जाता है ना? पार्टनर्स जो है लिमिटेड लायबिलिटी ना नहीं, कितनी, ये तो मैंने आपको बहुत टाइम लगा के एक बात समझाई थी, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, फर्स्ट क्लास में बता दिया था मैंने आपको। तो ये बोला कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, कंटिन्यूइंग लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो मेरा सवाल ये है, फर्म हो गई डिसॉल्व, कॉमन सेंस से बताओ, आज फर्म डिसॉल्व, क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी? किस लिमिट तक रहेगी ये मैं बताता हूं आपको। हाँ, कब तक? सर जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स है उनको खत्म, न्यू ट्रांजेक्शन सेंटर, पेंडिंग ट्रांजेक्शन मतलब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, माल सप्लाई करना है और माल गोडाउन में पड़ा, करेंगे, नया ऑर्डर आपसे लेना, फुल स्टॉप। कंटिन्यू लायबिलिटी ऑफ द फर्म क्या हो सकती है? कंटिन्यू लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या रहेगा? सर फर्म का कुछ पैसा देना था बाकी, 3 महीने बाद की ड्यू डेट थी, फर्म आज डिसॉल्व हो गई, या तो फर्म ने पैसा, नहीं तो क्लियर। बट पब्लिक नोटिस के बाद अगर कोई भी लायबिलिटी इनकर होती है उसके लिए हम लायबल, पहली बात वो हो नहीं सकती है, हुई तो वो फ्रॉड है,
जिस पार्टनर ने किया वो पर्सनल लेवल उसके लिए होगा। पढ़ के देख लेते हैं। The authority of partners to buy the firm continues as long as is necessary to wind up the business. Business खत्म करने के लिए चाहिए उतना तक authority रहती है। Provided that the firm is in no case bound by the acts of the partners who has been adjudged as insolvent except the principle of holding out. ध्यान से पढ़ लो ये वाला। Provided that the firm is in no case bound by the acts of the partner. Partner के किसी भी काम से firm bound नहीं है। Who has been insolvent मतलब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है पर्सनल कैपेसिटी में, उसके किसी भी लायबिलिटी के लिए फर्म लायबल नहीं। अभी बताया ना, आप ही ने बताया मुझे कि अगर घर के लिए एसी लेके आया और मैं कहता हूं पैसे नहीं है, फर्म देगी पैसे, तो आपने क्या लिखा इधर, प्रोवाइडेड दैट द फर्म इज इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर who has become adjudicated मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। एडजुडिकेटेड मतलब जज ने डिक्लेयर, कोर्ट ने डिक्लेयर किया। तो फिर से बताओ हिंदी में ये एक बार फिर से कि अगर आप पार्टनर इंसॉल्वेंट है, पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उसकी इंसॉल्वेंसी उसकी लायबिलिटी के लिए फर्म लायबल पर्सनल वाली फर्म में आएगी वो। आया समझ? एक्सेप्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। याद है होल्डिंग आउट बताया था, होल्डिंग आउट में लायबल होगा और होल्डिंग आउट एक ही केस में नहीं होता, कौन से में? अगर वो रिलायंस वाला एग्जांपल याद करो। हाँ, होल्डिंग आउट पार्टनर की संपत्ति कब लायबल नहीं होती है? जब डेथ हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए। हाँ, मतलब वो अभी नो लॉन्गर कैपेसिटी नहीं बची उसकी। सही है ना? होल्डिंग आउट पार्टनर करा था जब हमने करवाया था। चलो आगे समझ, कंटिन्यू अथॉरिटी ऑफ पार्टनर कब तक है? फर्म जब तक चलेगी तब तक है, और फर्म का काम खत्म करने के लिए भी उसकी लायबिलिटी, उसकी अथॉरिटी चलती रहती है। सेकेंडली कि जो पार्टनर खुद इंसॉल्वेंट हो गया उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं एक्सेप्ट होल्डिंग आउट। वो होल्डिंग आउट में किया आपने। Also, each partner has an equitable lien on the assets of ending of the winding of the payment of the debts of the etc. ये कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी इक्वल है, फॉर्म के अंदर सब कुछ इक्वल रहेगा, उनका अधिकार इक्वल रहेगा। लीन मतलब होता है मालिकाना अधिकार, लीन का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। कंटिन्यू लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कहता है द पार्टनर्स कंटिन्यू, द पार्टनर्स। So you should realize that this lien can be enforced by injunction forbidding unfair. This lien can be enforced by injunction forbidding unfair distribution। मतलब इंजेक्शन का मतलब होता है स्टे, स्टे 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 नहीं लाते हम कि जब तक कोर्ट, जब तक ये डिसाइड कोर्ट ना करे कि तेरा है या तेरा है, ना तुम्हारा है ना तुम्हारा है, इसके ऊपर स्टे कोई भी यूज नहीं करेगा। कंटिन्यू लायबिलिटी, द पार्टनर्स कंटिन्यू टू लायबल टू आउटसाइडर। वो तो आपको पता है कब तक लायबल है वो, जब तक फर्म डिसॉल्व नहीं हुई। तो एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम व्हिच वुड हैव बीन एक्टेड इन द डन बिफोर द एक्ट डन बिफोर डिसोल्यूशन अनलेस अ पब्लिक नोटिस इज गिवन फॉर। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया उस तक के लिए लायबिलिटी आपकी चलती रहेगी। आफ्टर द डिसोल्यूशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर कंटिन्यू। रिजोल्यूशन के बाद में भी क्या पार्टनर को लायबिलिटी रहेगी? हाँ, कब तक? जब वाइंड अप पहले होता है, जब तक बाहर वालों के पैसे पे ना हो जाए। कंटिन्यू इन ऑल थिंग्स नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस द पार्टनर में कंप्लीट अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन, फुल स्टॉप। मतलब माल सप्लाई करना, अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन को पार्टनर फिनिश कर सकते हैं। मैंने बताया ना, एक एग्जांपल दिया था कि माल ऑर्डर था, गोडाउन में पड़ा है, सप्लाई करना। But the authority is only for winding up of the affairs of the firm and not for any नए ऑर्डर ले सकते ना? नए ऑर्डर तो ले सकते हैं। रिजोल्यूशन के बाद अच्छा एक ऑर्डर मिल रहा है, फर्म में बहुत बेनिफिट है, एक इमरजेंट पार आ गई है, तो क्या वो पार्टनर ले सकता है नया ऑर्डर? क्यों नहीं? Once the firm is dissolved, इस डेथ ऑफ द फर्म, किसी इंसान की डेथ हो गई है तो वो ऑर्डर नहीं ले सकता। ठीक है, इतना सर एक बार ये बता दे तुम्हारी पीपी टाइप पे
इस चीज का अथॉरिटी पे क्या इफेक्ट? किस चीज से? ये पहला पॉइंट जो था, डिसोल्यूशन हुआ है तो अथॉरिटी और पार्टनर्स पे क्या इफेक्ट? अगर डिसोल्यूशन हुआ है तो पार्टनर्स की अथॉरिटी खत्म हो जाती है जब तक बाइंड अप ना हो, जब तक अफेयर्स खत्म नहीं होते। नए ऑर्डर्स नहीं पुराने करने को खत्म करने पड़ेंगे, ठीक है। डन। नीचे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स लिखा है, रीड करो उसे जल्दी से। राइट ऑफ प्रीमियम एक बार स्किप करो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसमें पता नहीं स्टे ऑर्डर कोई ना देना हाँ इन द पास्ट जैसे सी हो जाता है सेल्फ मतलब सेल्फ एक बार स्टार्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद बंद करके ओके, सेटलमेंट से पहले एक टॉपिक है आपका राइट टू रिटर्न प्रीमियम। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे, वो ध्यान से समझो, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। फॉर एग्जांपल ये तीन लोग पार्टनरशिप चलाते हैं ABC। 1995 में इन्होंने पार्टनरशिप शुरू की, 1995 में इन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी और 50,000 रुपीज ईच पर्सन ने इसमें इन्वेस्ट कर 50,000 रुपये एक आदमी ने इसमें इन्वेस्ट किए, 1.5 लाख लगाया और 1.5 लाख पे इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो ये 1.5 लाख लगा के कितना कमा रहे हैं हर साल? 15,000 रुपये कमा रहे थे। वॉज गोइंग वेल। धीरे धीरे पैसा जुड़ता गया फॉर्म में, जुड़ता गया और कैपिटल फॉर्म की इन्होंने बना के कर दी 5 लाख। वी आर सिटिंग इन 2020 टुडे, 2020 में फॉर्म की कैपिटल हो गई, फॉर्म में पैसा रिजर्व हो गया, कैपिटल तो वही 1.5 लाख है बट फॉर्म में और पैसा जो 15,000 आता है वो 20,000 2020 ईयर 2020। ओके इजी। 15,000 लगाया, 1.5 लाख लगाया था 50,000 करके और उस पर 10% से 15,000 रुपया कमा रहे थे। इजी। इंडस्ट्री रिटर्न सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्म लगाया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड सुपर प्रॉफिट रिटर्न, वो किया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने 2020 में मैं आया इनके पास और मैंने कहा दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू जॉइन योर फॉर्म, मुझे आपकी फॉर्म ज्वाइन कर दें। उन्होंने कहा आप कर सकते हो ज्वाइन, 50,000 की कैपिटल हमने लगाई हुई है, आपको 70,000 लगाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों लगाना? इन्होंने कहा अगर आप 50,000 लगाते हो तो आपको रिटर्न मिलता है 10%। इंडस्ट्री का रेट क्या है? 10%। तो कमाई कितनी होती है? 5,000। बट हमारी फॉर्म इतनी पुरानी है, इतनी अच्छी गुडविल है हमारी फॉर्म की कि हमें एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती है। इस पे एक्स्ट्रा अर्निंग मैंने कहा कितनी होती है? इन्होंने कहा दुनिया कमाती है 10% और हम कमाते हैं 20%। सुपर प्रॉफिट हो गया ना 10% का, आ गया समझ?
तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं कितना लगाऊंगा? तो मैंने कहा कि मैं 50,000 कैपिटल लगाता हूँ अगर, तो आप मुझे रिटर्न कितना दोगे? तो उन्होंने कहा कि 50 मतलब 2 लाख, तो हम कमाएंगे कितना आपसे? 2 लाख में 20% मतलब 40,000। तो सर क्वेश्चन लेट मी करेक्ट हियर सर, इनिशियली जब उन्होंने शुरुआत की थी तो 10% कमाते थे, धीरे धीरे गुडविल बनती गई और आज 2020 में वो कितना कमा रहे हैं? 20%, 10% का सुपर प्रॉफिट। आया समझ? तो टोटल पैसा लगा हुआ है 2 लाख, कमाई होनी चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 20,000, बट वो कितना कमा रहे हैं? 40,000। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। आया समझ? या फिर से बताऊं एक बार फिर से? एबीसी ने एक फॉर्म स्टार्ट की, 50,000 ईच ने लगाया, रिटर्न था इंडस्ट्री का 10%, जिसमें वो 15,000 कमा रहे थे 1.5 लाख में। कुछ सालों तक इन्होंने फॉर्म चलाई और आज 2020 में इनकी इतनी अच्छी गुडविल बन गई कि ये इंडस्ट्री का रेट 10% है, बट ये लोग कितना कमाते हैं? 20%। तो मतलब ये सुपर प्रॉफिट कमाते हैं। मैं इनके पास आया कि मुझे फॉर्म में ऐड कर, उन्होंने कहा ऐड कर लेंगे, हमारी फॉर्म गुडविल अच्छी है हमारी फॉर्म की, तो आपको कैपिटल तो लानी है प्लस कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी लाना पड़ेगा। इन्होंने कैपिटल, मैंने पूछी इनसे कितनी लानी है, उन्होंने कहा 50,000 कैपिटल हमने लगाई है, 50 आप लगाओ, क्योंकि कैपिटल सबकी इक्वल होती है ज्यादातर, जो भी ऊपर रहेगा गुडविल है वो। सो हमारे मैंने 50,000 इनको दे दिए, 50,000 देने पर इनके पास कैपिटल हो गई 2 लाख की, तो इनकी कमाई होगी कितनी? 40,000, 20% के हिसाब से, जबकि होनी 20 चाहिए। आ गया समझ? ओके। हम सारे 1:1:1:1 के रेशियो के अंदर है। इन्होंने मुझसे कुछ गुडविल भी मांगे फॉर्म में ऐड होने के लिए। इन्होंने कहा कि सर आपको 2 लाख रुपए की गुडविल भी देनी पड़ेगी फॉर्म में, क्योंकि इतने सालों तक हमने गुडविल बनाई है ना, आपको तो बैठा बैठाया 20% मिल रहा है, मिलना तो 10 चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रीमियम के नाम पे आपको गुडविल, प्रीमियम में गुडविल दे देता हूँ। मैंने इनको वो भी दे दिया। 2 टॉपिक एक साथ कवर हो रहे हैं भी, आपको ध्यान से समझना। तो मैंने इनको 2.5 लाख दिए, 50,000 की कैपिटल और 2 लाख की गुडविल। चलिए, ये काम हुआ स्टार्ट 1 अप्रैल 2020 को, फाइनेंशियल ईयर का पहला मंथ। मैंने कितना कमाया? मेरी अर्निंग कितनी हुई? टोटल लगा हुआ है 2 लाख, 20% आया मतलब 40,000, 40 में मेरा हिस्सा 10,000, 10,000 मैंने 10,000 कमाया। मुझे कमाना कितना चाहिए था? 5। कमा लिया कितना? गुडविल की वजह से। याद रखना ये फिगर सा, ठीक है? 5 कमाना चाहिए था, 10 कमा लिया। 1 महीना हुआ, दूसरा महीना और निकला, मुझे फिर कितने मिल गए? मुझे दोबारा से 10 मिल गए। कमाने चाहिए था 5, मिल गए 10। 2 महीनों का टोटल करूं तो मुझे टोटल मिल गया 20,000, कमाने चाहिए थे, मिल गए 20। तीसरे महीने के शुरुआत में, मतलब अप्रैल में खत्म, जून में हम हो गए इंसॉल्वेंट। फर्म हो गई इंसॉल्वेंट, फर्म पूरी फर्म। तो इंसॉल्वेंट हो गई, डिसॉल्व कर दिया हमने फर्म को। इंसॉल्व कर दो या डिसॉल्व कर दो, योर चॉइस। फर्म हो गई डिसॉल्व। डिसॉल्व होने पर हमने कहा कि जो पैसा सब में बटेगा, अब तो तुम जो प्रीमियम लेके आए थे वो भी फर्म का है, कैपिटल तुम्हारी जरूर हम वापस देंगे। मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कहा सर 2 महीने पहले तो पैसा लाया हूं, 2 लाख रुपए ले लिया आपने मुझे उससे, उसका तो फायदा ही नहीं उठा पाया मैं। तो गवर्नमेंट के पास गए हम, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, इस प्रीमियम की वजह से इन्होंने कितना कमाया वो बताओ। 10। करेक्ट। प्रीमियम की वजह से कितना कमाया? सुपर प्रॉफिट कितना कमाया? 20। सुपर प्रॉफिट कितना कमाया? सुपर प्रॉफिट 10 और प्रॉफिट, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट 10, नॉर्मल प्रॉफिट 20। नॉर्मल प्रॉफिट 10, सुपर प्रॉफिट 10, टोटल प्रॉफिट 20। फिर से नॉर्मल 10, सुपर 10, ये 10-10 वाली फिगर से प्रॉब्लम आ रही है, वो दोनों तरफ 10-10 हो गया ना। नॉर्मल 10, सुपर 10 और टोटल 20 मिला मुझे, यही हुआ। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो सर, आप इनको इनके 2 लाख रुपए वापस दे दो, क्योंकि आपकी फॉर्म तो कल ही आया, आज फॉर्म खत्म कर दिया आपने, इसका मतलब तो फ्रॉड करा आपने। इसके 2 लाख रुपए वापस दो आप। कौन से वाले? प्रीमियम वाले। वो आप सब में नहीं बंटने चाहिए, अदरवाइज तो वो क्या करेंगे, 2 लाख को भी 4 हिस्सों में बांट देंगे, 50 50 50 और 50। सर मेरे तो बिना ही मतलब में चले गए पैसे, 1.5 लाख तो ऐसे ही ले गए वो। मैंने ऑब्जेक्शन करूंगा इस बात पे,
ठीक है, लाइनें तो 2-3 ही है, थ्योरेटिकली भी मुझे लगता है सब मजा नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊंगा उसमें। थ्योरेटिकली वही बात फालतू में कुछ लिखी हुई है, बट इसमें समझ अच्छे से आएगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको, स्टोरी से समझते हैं। तो मेरे साथ धोखा हो गई, आई थिंक पूरी स्टोरी समझ आ गई। तो गवर्नमेंट के पास मैं गया और मैंने कहा सर मेरे 2 लाख रुपए वापस दे दो। गवर्नमेंट ने कहा 2 लाख रुपए वापस दो, तो मुझे 2 लाख रुपए देने का। और बट इसके साथ साथ जो दूसरे 3 पार्टनर थे ABC, उन्होंने कहा रुको, गलत हो रहा है हमारे साथ। क्या गलत हो रहा है सर? इस प्रॉफिट प्रीमियम की वजह से, ये 2 लाख रुपए दिए थे, इसकी वजह से ये ऑलरेडी 10,000 कमा चुका है। समझ आया 10,000 कैसे? सुपर प्रॉफिट 10 कमाया है ना, सुपर प्रॉफिट तो गुडविल या प्रीमियम की वजह से कमाया। कहते 10,000 तो कमा चुका है, वो 10 तो माइनस करो, चलो 10 इसका कैपिटल की वजह से है, 10 तो गुडविल की वजह से आया, 10 तो गुडविल की वजह से। इसने 2 लाख की टोटल गुडविल दी, गुडविल की वजह से 10,000 कमा चुका। अब हम कितना देंगे इसको? रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली। एक बार पूरी कहानी फिर से बताऊं जल्दी से, क्विकली मैं बताता हूँ। 3 जनों की फर्म चल रही थी, 20-25 साल पुरानी फर्म थी। इनिशियली उन्होंने 50-50 हजार लगाई, फर्म स्टार्ट की, मेहनत करके उन्होंने गुडविल बनाई फर्म की, और धीरे धीरे वो सुपर प्रॉफिट कमाने लग गए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था इंडस्ट्री का 10%, बट वो कमाते थे, थोड़ा ठीक करता हूँ, वो कमाते थे 30%, वो कमाते थे 30%। आप समझ आएगा ना, थोड़ा ईजी होगा। नॉर्मल था 10, वो कमाते थे 30, सुपर कितना हो गया? 20, सुपर प्रॉफिट 20%। 2020 के अंदर मैं इनके साथ पार्टनरशिप में जुड़ा, इन्होंने मुझसे गुडविल के तौर पे 2 लाख रुपए लिए और कैपिटल के 50 लाख रुपए लिए। पहले महीना, दूसरे महीने फर्म चली, पहले महीने मेरा कितना रिटर्न आना चाहिए, पूरी फर्म का कितना आना चाहिए? पहले 2 लाख पूरा हो गया फर्म में, 2 लाख 30% कितना हो गया? 60,000। 60 में मेरा हिस्सा कितना? 60 में मेरा हिस्सा कितना? 15, 15, 15, 15, 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट के साथ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसके अंदर? 10%, और टोटल 20,000 होना चाहिए था। 5, 5, 5, 5 मिला कितना? 15, 15। तो मतलब 5 तो हो गया कैपिटल के पीछे रिटर्न, और 10 हो गया गुडविल के पीछे सुपर प्रॉफिट वाला रिटर्न। अब फर्म डिसॉल्व हो गई 2 महीने बाद, तो इन्होंने मेरा प्रीमियम का पैसा अपने में बांटना चाहा। मैं कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने कहा एक काम करो, प्रोपोर्शनेटली इनको रिटर्न करो। कैसे प्रोपोर्शनेट बनेगा? इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए की गुडविल दी थी, तो 2 लाख रुपए इनको वापस दीजिए, बट ऑब्जेक्शन ये है कि सर कुछ पैसा तो इन्होंने कमा लिया। तो फिर इन्होंने ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया कि जितना इन्होंने इसकी वजह से कमाया वो माइनस करो, बैलेंस दे दो। कितना कमाया मैंने गुडविल की वजह से? 2 महीने काम करके, 2 महीनों के लिए कितना कमा लिया मैंने? 2 महीनों के गुडविल की वजह से कितना कमाया मैंने? टोटल 30 कमा लिया ना टोटल। और गुडविल 20% है, गुडविल 20% है, 10% नॉर्मल, टोटल 30 है ना सर? टोटल 15, टोटल कैपिटल में और 10 इस पे, हाँ 2 महीने का तो उसमें 20 हो गया ना। हाँ, तो वैसे भी जोड़ दो आप, और चाहे वैसे जोड़ लो आप। 2 लाख का 20%, 2 लाख का टोटल का, तो 40। रुको, जो उसने टोटल कमाया, एक टोटल समझो ना, कि पहला महीना 2 लाख से 30% था, कितना आया? 60,000। दूसरे महीने 2 लाख का फिर 60 आया, है ना, 20 हो गया। इसमें 4 हिस्सों में बढ़ गए, मेरे पास 30, 30, 30, 30 आ गया। अब उसको डिवाइड करते हैं ना, इस 30,000 में 2 हिस्से हैं, गुडविल भी है और 10,000 का कैपिटल और 20,000 का, तो टोटल कितना हो गया? 20 और 20, 40,000 की गुडविल। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा आ गई है, बट आई थिंक थ्योरी समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्या होता है? सर अनयूज्ड है मेरा, वो वापस करो आप। समझ आया? कब तक चलेगा सर ये? सवाल अगला कि कब तक चलेगा? एक रीजनेबल समय तक। सर मैं आवाज उठाना चाहूं तो रीजनेबल क्या है? सर आप आवाज उठा लीजिए कब तक? जब तक आपका प्रीमियम का रिटर्न ये 20 करते करते 2 लाख ना हो। कितने हो गए हमारे वाले केस में? 20 गुणा 10 महीने, 10 महीने तक तो मैं आवाज उठा सकता हूँ। 11वें महीने में आवाज उल्टा कर ले लो। आया समझ? ये राइट टू कहानी लिख लेना, पूरी जगह छोड़ो, जरूर लिख लेना ये, क्योंकि आगे सवाल आता है इसका। ये मैंने इस टॉपिक के लिए नहीं बताया, डेफिनेटली बहुत इजी है, आगे के लिए बताया इतनी बढ़िया। ऑन
dissolution, he is entitled to demand the return of the proportion of the premium if the partnership was for the fixed term and dissolved before the expiry of that term. Partnership fix के लिए थी और उससे पहले वो dissolve हो गई है. Misconduct of party seeking the premium, etc. Settlement of accounts and dissolution. Settlement. अगला टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और डिसोल्यूशन. ये तो आसान है आपके लिए, लग थोड़ा मुश्किल है बट ये इजी है. इनफैक्ट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स थोड़ा इजी टॉपिक है. कैसे? आपको पहले आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप जब खत्म होती है तो उसको कुछ देनदारी पूरी करनी पड़ती है, मतलब कुछ आउटसाइडर की लायबिलिटी. तो उसका सीक्वेंस क्या वो पूछा गया आपसे, ताकि पहले क्या और बाद में क्या देना है. देखो क्या बोला, following shall be subject to agreement and observed. पहला, losses including deficiencies of capital shall be paid first out of undistributed profit. Undistributed profit मतलब profits में से सबसे पहले क्या होगा, लॉस माइनस करो, और deficiency of capital shall be paid. Loss including deficiency of capital shall be paid first out of undistributed profit. फिर से समझो, पहले प्रॉफिट में से माइनस क्या करो, लॉस. आपकी कैपिटल थी 50, आप लेके आए 40, 10,000 डेफिशिएंसी है. फिर से आपकी कैपिटल लानी थी 50, आप लेके आए 40, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है, 10. आपके हिस्से का प्रॉफिट भी 10 है, आपको कुछ नहीं मिलेगा. क्यों? वो प्रॉफिट कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ आपकी डेफिशिएंसी पूरी कर. नेक्स्ट आउट ऑफ, अच्छा सबसे पहले कहां से पूरा होता है, प्रॉफिट्स में से. प्रॉफिट्स अगर खत्म हो गए और अभी भी लॉसेस बचे हुए हैं तो कहां से माइनस करोगे, पहले अभी पैसा पड़ा है ना उसका फॉर्म में, एसेट्स को बेच के. हाँ वो तो हो गया ना, प्रॉफिट्स में से आ गया सारा, फॉर्म का पैसा यूज हो गया पूरा. तो अगला क्या है, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल. कैपिटल मतलब एसेट्स ही हो गए ना, इधर कैपिटल है उधर एसेट्स में तो इन्वेस्टेड है वो सारे. दूसरा कैपिटल में से अगर अभी भी नहीं हो पाया पूरा तो अब आप पर्सनली उसको पार्टनर को बोलो पैसा लेके आओ. तो एक सीक्वेंस समझ आया. सबसे पहले लॉसेस कहां से पूरे होंगे, प्रॉफिट्स. 2 नंबर कैपिटल और 3 नंबर. ओके, दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाँ वो तो पहले 12th वाला ही चल रहा है. Okay, assets of the firm, including the sum contributed by the partners to make up the losses or deficiency of the capital, shall be applied in the following manner. मतलब जो फर्म की एसेट्स है उसमें से देनदारी पहले किसकी करनी है, सबसे पहले आउटसाइडर्स की. 2 नंबर पे पार्टनर्स लोन और 3 नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल. यही था पहले भी, सबसे पहले बाहर वालों की, फिर पार्टनर का लोन और फिर. तो पार्टनर की वाइफ ने पैसा दिया वो कहाँ जाएगा, 1 और 2, और पार्टनर ने पैसा दिया तो पार्टनर की कैपिटल. अब कुछ पैसा बच गया वो कहाँ लगाना है, डिवाइड कर दो. ठीक है, कौन से रेशियो में, PSR बोलते हो जिसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अच्छा एक बच्चे का कुछ लास्ट क्लास में एक सवाल था, शायद आ गया लास्ट क्लास में, where the assets are not sufficient, the partners have to bear the loss in the profit sharing ratio. ये पता है आपको, मतलब पर्सनली वो अगर प्रॉफिट कम पड़ गया तो अपने घर से लाएगा कौन से रेशियो में, PSR में. लेके भी PSR में जाएगा, ज्यादा है तो सरप्लस PSR में लेके जाएगा, डेफिशिएंसी भी PSR. After they have contributed their share of deficiency, they will be paid ratably for the amount due by the way of their capital. और कौन सा रूल लगता है इसके अंदर, गार्नर वर्सेस मोरे. आपको इतना ही करना है और आगे के वाले लेवल पे आता है. इतना से ही मतलब है कि कौन से रेशियो के अंदर डेफिशिएंसी के केस में बढ़ता है, कौन से मेथड के हिसाब से, गार्नर वर्सेस मोरे. गार्नर वर्सेस मोरे ये इंसॉल्वेंसी के केस में केस चलता है. एक पार्टनर का इंसॉल्वेंट है तो कौन सा केस कौन सा मेथड लगता है, गार्नर वर्सेस मोरे लिख लेना है इसके आगे. इफ एनी पार्टनर इज इंसॉल्वेंट तो उसका शेयर कौन लेके आता है, रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स. किस मेथड के हिसाब से, गार्नर.
if any partner is insolvent, the loss of that insolvent partner or the deficiency of that insolvent partner shall be borne by Solvent. by which method? Garner versus मेथड, केस, कुछ भी हो सकता है। और ये प्रॉफिट रेशियो वाला जो था, वो बताया ना, सरप्लस है तब भी किस में जाएगा? तो वो भी यही वाले में। डेफिशिएंसी, तो भी सर इस पहला सरप्लस होता है, अब डेफिशिएंसी होता है। चले आगे, चले आगे। एक और क्लास करें या खत्म करें, क्योंकि इसमें गुडविल है। एक काम करते हैं, हम एक और क्लास रखते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। ऐसे आपकी नेक्स्ट सैटरडे कब है आपका? सर जैसे रेगुलर नहीं होगा। बताता हूँ, 4th को है नेक्स्ट सैटरडे आपका। तो हम 4th को नेक्स्ट सैटरडे क्लास और रखते हैं, एंड ऑल्सो आई विल कीप अ प्रॉब्लम क्लास दैट डे। और छोटे से टॉपिक बचे हैं, तो ये खत्म, एंड प्लस प्रॉब्लम क्लास भी हम उस दिन रखेंगे आपकी, सो दैट घंटे भर की क्लास और हाफ एन आवर की प्रॉब्लम क्लास लेके इसको खत्म करते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास हम अभी खत्म करते हैं। सर अब ट्यूसडे को क्लास है।